बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की इस वीडियो को आपने गौर से समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम ब्रॉड शीट इंक्वायरी से मुंसलिक 2011 से लेकर 2017 तक होने वाले उन अहम तरीन इंकशाफात को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह इस तारीख तरीन दौर में नेब ने स्विस केसेस से रिलेटेड अहम तरीन डॉक्यूमेंट्स को न सिर्फ पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों से गायब किया, बल्कि दूसरे ममालिक में भी इन डॉक्यूमेंट्स को गायब करके किस तरह माफिया और ब्यूरोक्रेसी ने मिलकर उस वक्त इक्तदार में मौजूद हुकूमत को उन्हीं के केसेस में $60 मिलियन का फायदा पहुंचाया। मजीद वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, रियासत पीके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इस वीडियो में हम इस कहानी को अहम तरीन सबूतों की रोशनी में अनफोल्ड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी। इसीलिए अब वफाकी काबीना ने ब्रॉड शीट के अहम खिलाड़ियों के खिलाफ मुजरिमाना तहकीकात शुरू करने का फैसला किया है। और ये फैसला काबीना ने ब्रॉड शीट LLC से मुतालिक रिटायर्ड जस्टिस अजमत शेख साहब पर मुश्तमिल कमीशन के 61 सफ़ात पर मुश्तमिल तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में किया है, ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, जिन्होंने अपने अपने दौरे इक़्तिदार में न सिर्फ एक दूसरे को बहुत फायदा पहुंचाया बल्कि अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया और इस मुल्क की दौलत को बहुत बेदर्दी से लूटा और बाहर ममालिक मुंतकिल करके पाकिस्तान की आवाम को उनके जायज हकूक से महरूम किया। लेकिन अब इन दोनों पार्टीज को उनकी डाली गई वारदातों में सजा मिलने का वक्त आ गया है, क्योंकि वो ओरिजिनल दस्तावेजात जिनको नेब ने चौधरी कमरुज़्ज़मान की सरबराही में गायब कर दिया था, वो ओरिजिनल दस्तावेजात और शवाहिद मौजूदा इमरान खान की हुकूमत को मिल चुके हैं और इसका सारा क्रेडिट जस्टिस रिटायर्ड अजमत शेख साहब को जाता है। और अब किस तरह आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ दोबारा ये केसेस खुलने जा रहे हैं, इसका तफसीली जायजा लेते हैं। नाजरीन, वैसे तो आसिफ अली जरदारी साहब और बेनजीर भुट्टो साहिबा पर बहुत से केसेस बने, लेकिन उनमें से जो सबसे खौफनाक केस बना वो केस स्विस अकाउंट का केस था। और इसकी कहानी इक़्तिदार की उस जंग से शुरू होती है जब 1988 में आईनी तरमीम के जरिए सदर के इख्तियारात बढ़ाकर वजीर आजम के इख्तियारात कम कर दिए गए और उस वक्त की वजीर आजम बेनजीर साहिबा उससे बहुत नाखुश थी और नतीजतन 1990 में और 1996 में बेनजीर साहिबा को 2 मरतबा उस वक्त के मौजूदा सदूर की तरफ से लगाए गए बदउनवानी और बद इंतजामी के इल्जामात में अपनी हुकूमत से हाथ धोना पड़ा। और जब 1996 में एक निगरान हुकूमत आई तो उस हुकूमत ने एहतसाब के अमल को यकीनी बनाने के लिए एक इदारा तश्कील दिया और उस इदारे का नाम रखा एहतसाब ब्यूरो। अब इस इदारे ने तहकीकात तो शुरू की, लेकिन करप्शन पकड़ने के लिए उनका पूरा फोकस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर था और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे जेन्युइन केसेस के ऊपर हाथ डाला और कार्रवाई शुरू कर दी। और उस वक्त एहतसाब ब्यूरो के सरबराह नजम सेठी साहब थे, जो नवाज शरीफ साहब के इंतहाई करीब समझे जाते थे। और इसका फायदा नवाज शरीफ साहब को इस तरह हुआ कि वो 2/3 अक्सरियत से 1997 में इलेक्शन जीतकर दोबारा वजीर आजम मुंतखब हो गए। और इक्तदार में आने के बाद नवाज शरीफ साहब ने नजम सेठी साहब को हटाकर सैफुर रहमान साहब को एहतसाब ब्यूरो का नया सरबराह मुकर्रर किया और खास हिदायत भी दी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर अपना शिकंजा टाइट कर दें। और वही हुआ। 1997 के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इंक्वायरीज शुरू हो गई और उनके खिलाफ केसेस खुलना शुरू हो गए। नतीजतन 1998 में स्विट्जरलैंड में एक मुकदमा शुरू हुआ, जिसमें बेनजीर साहिबा और आसिफ अली जरदारी साहब ने स्विस बैंक अकाउंट में $60 मिलियन के किकबैक्स का गबन किया। यानी उन्होंने रिश्वत का वो सारा पैसा जो $60 मिलियन के करीब था उसकी मनी लॉन्ड्रिंग की और उस अमाउंट को स्विट्जरलैंड के बैंकों में लाकर छुपा दिया। नाज़रीन, अब इस खेल में एक अहम तरीन किरदार की एंट्री हुई जिसका नाम ब्रॉड शीट था। ये वो कंपनी थी जिन्होंने उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान से राब्ता किया और उन्होंने एहतसाब ब्यूरो को ये यकीन दिलाया कि हम आपको ढूंढ कर लाके देंगे कि पाकिस्तानियों ने पूरी दुनिया में कहां कहां पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए छुपाया हुआ है और कौन कौन इस करप्शन में शामिल है और उन्होंने कहां कहां अपने असासे छुपा रखे। बस आप हमको उनकी रिकवरी करके हमारा हिस्सा दे दीजिएगा, जो किसी परसेंटेज की सूरत में होगा। तो जब एहतसाब ब्यूरो की जानिब से नवाज शरीफ साहब के सामने ब्रॉड शीट का प्रपोजल रखा गया तो ब्रॉड शीट के प्रपोजल के जवाब में नवाज शरीफ साहब ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें भी इस बात का डर था कि उनकी भी बाहर ममालिक बहुत सारी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आसिफ अली जरदारी साहब और बेनजीर की करप्शन को ढूंढने के चक्कर में ये कल को हमारी प्रॉपर्टीज ना ढूंढ कर ले आए। तो नवाज शरीफ साहब ने ब्रॉडशीट कंपनी के साथ कोई मुआहिदा नहीं किया। फिर थोड़े ही अरसे में नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म हो गई और सैफुर रहमान साहब को भी एहतसाब ब्यूरो की सरबराही से हटा दिया गया और एक रिटायर्ड जनरल अमजद साहब को एहतसाब ब्यूरो का सरबराह बना दिया गया। और फिर जनरल अमजद की सरबराही में एहतसाब ब्यूरो को खत्म करके नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नेब तश्कील दे दी गई और फिर पहली मरतबा ब्रॉडशीट के साथ एक मुआहिदा किया गया।
गया और ब्रॉडशीट को जब एक लिस्ट दी गई कि आपने इन लोगों की करप्शन पकड़कर पाकिस्तान में पैसा रिकवर करके लेकर आना है, तो उसी बीच में NRO साइन हो गया और नवाज शरीफ पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले गए और पीपल्स पार्टी के साथ पहले ही डील थी, नतीजतन किसी भी किस्म का एहतसाब अमल में नहीं आया। और फिर जब ब्रॉडशीट नेप को रिकवर करके कोई भी प्रॉपर्टी देती थी तो नेप की तरफ से उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। नाज़रीन, यहाँ पे एक बात क्लियर करना बहुत जरूरी है कि 1997 में जो आसिफ अली जरदारी साहब और बेनजीर साहिबा के ऊपर स्विस अकाउंट का केस बना था, उस वक्त स्विट्जरलैंड की एक कंपनी थी SGS। इस कंपनी ने बेनजीर भुट्टो साहिबा और आसिफ अली जरदारी साहब को $12 मिलियन की रिश्वत दी थी और ये रिश्वत उन्होंने इंपोर्ट कार्गो इंस्पेक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में बेनजीर भुट्टो साहिबा को दी थी। और ये पैसा 1993 से 1996 के दरमियान जब बेनजीर साहिबा की हुकूमत थी तब ये ऑफशोर अकाउंट में रखा गया था और इस मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे को रिकवर कराने के लिए पाकिस्तान में भी केस चल रहा था और स्विट्जरलैंड की अदालतों में भी केस चल रहा था, जिसमें स्विट्जरलैंड की अदालतों में बेनजीर भुट्टो साहिबा भी पेश होती रही। लेकिन फिर 2003 में स्विट्जरलैंड की अदालत की तरफ से आसिफ अली जरदारी साहब और बेनजीर भुट्टो साहिबा दोनों को करप्शन में सजा दे दी गई, यानी कि SGS केस में करप्शन में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा और आसिफ अली जरदारी दोनों को स्विट्जरलैंड की अदालतों से सजा हो गई और उनकी नजर में वो सजाए याफ्ता मुजरिम डिक्लेयर कर दिए गए और अदालत की तरफ से दोनों को 50-50 हजार डॉलर का जुर्माना भी कर दिया गया। लेकिन उस वक्त क्योंकि बेनजीर भुट्टो साहिबा लंदन में थी और आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान में जेल में थे, तो ये सजा सस्पेंड हो गई और फिर गुजरते हुए वक्त के साथ पाकिस्तान के साथ इतनी ज्यादती की गई कि पहले तो मुशर्रफ साहब ने बेनजीर भुट्टो साहिबा और नवाज शरीफ साहब को NRO दिया और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इक्तदार में आते ही आसिफ अली जरदारी के सदर बनने से पहले ये सारे केस विड्रॉ कर दिए गए और स्विट्जरलैंड के अदालतों से जानबूझकर इन केसेस को विड्रॉ कर दिया गया। नाजरीन, चूंकि 2007 में बेनजीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुबैना तौर पर परवेज मुशर्रफ के साथ NRO का मुआहिदा किया था, जिसके जरिए माफी का एक कानून जारी किया गया था और ये डिसाइड किया गया था कि बदउनवानी के मामलात को हमेशा के लिए बंद समझा जाए। ताहम 2009 में उनकी बहाली के फौरन बाद ही चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने, जिन्हें 2007 में मुशर्रफ ने मुअत्तल किया था, उन्होंने स्विस केसेस को दोबारा खोलने का हुक्म दिया। फिर 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त के मौजूदा वजीर आजम गिलानी साहब को हुक्म दिया कि वो रियासत के सरबराह के खिलाफ बदउनवानी का मुकदमा दोबारा खोलने के लिए स्विस हुकूमत को एक खत लिखें। ताहम वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब ने अदालत के अहकामात की तकमील नहीं की, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि जरदारी साहब को रियासत के सरबराह होने की वजह से हर चीज से इस्तिस्ना हासिल है और यही वो वजह रही कि साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब पर तौहीन अदालत का इल्जाम आयद किया गया और उन्हें 26 अप्रैल 2012 को बाज़ाब्ता तौर पर नाअहल करार दे दिया गया और जानबूझकर इस तमाम अरसे में जो अपील करने का वक्त था वो जाया कर दिया गया और न सिर्फ वो पैसा गायब कर दिया गया बल्कि वो तमाम सबूत और शवाहिद भी हमेशा के लिए गायब कर दिए गए। फिर जब 2013 में नवाज शरीफ साहब का दौर आया तो नवाज शरीफ साहब के दौरे इक्तदार में जो उस वक्त के नेब के चेयरमैन थे और नवाज शरीफ की हुकूमत के प्रोसिक्यूटर्स नेब अदालत में जाकर आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ बयान देते हैं कि हमारे पास कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है और क्योंकि अदालत फोटोकॉपीज के ऊपर कोई भी फैसला नहीं दे सकती, तो इस बिना पर आसिफ अली जरदारी साहब बरी हो जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, अब वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिल गया है और जब मौजूदा हुकूमत में ब्रॉडशीट कमीशन बन रहा था तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले इसलिए शोर मचा रहे थे क्योंकि इस 61 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट ने ये खुलकर बयान कर दिया है कि ब्यूरोक्रेसी ने किस किस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उन केसेस में बचाया है। और नाजरीन, अब देखना यह है कि क्या मौजूदा हुकूमत उन ओरिजिनल दस्तावेजात को लेकर तमाम कानूनी नुक्ते और पहलू देखने के बाद उस दौर का जो DG नेब था उनके खिलाफ, जो प्रोसिक्यूटर नेब था उसके खिलाफ, जो अफसरान थे नेब के उनके खिलाफ किस हद तक केस बनाकर कामयाबी हासिल करती है। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बारी बारी आती जाती रहती तो शायद जिंदगी भर ये केस कभी दोबारा नहीं खुल पाता, क्योंकि वो हमेशा की तरह सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ शोर मचाते, प्रोपेगेंडा करते और इलेक्शन टूल के तौर पे इस्तेमाल करते, लेकिन हकीकत में एक दूसरे का एहतसाब कभी ना करते। लेकिन नाज़रीन, इस बार इमरान खान साहब स्विस केस को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर शिकंजा बहुत टाइट करने वाले हैं और अब देखना यह होगा कि कितनी जल्दी ये केस अपने इंजाम तक पहुंचते हैं और जिन लोगों ने पाकिस्तान से पैसा लूट कर दूसरे ममालिक लेके गए हैं, क्या वो पैसा रिकवर करवा कर वापस पाकिस्तान लाने में ये हुकूमत कामयाब होती है कि नहीं। इसके साथ ही इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।